हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रमन धीमान। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर पुरानी वीडियोस को देखिए, फिर इस वीडियो पर आएगा, बिकॉज़ तभी आपको जो टॉपिक्स हैं पुराने वाले और जो आज टॉपिक होने वाला है वो समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, टॉपिक 2 है एमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन, टॉपिक 3 है हेल्थ एंड टॉपिक 4 है ISM। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स जंप ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। सी इंट्रो, दिस इज बिग डिबेट ऑन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी। आज के टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक अपने आप में एक मुद्दा है, वो एक डिबेट का जरिया है, एक डिबेट वाला एक टॉपिक है, बिकॉज सम स्कॉलर्स सुजेस्ट दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट वाइल अदर ऑब्जेक्ट दिस। कुछ स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो एनर्जी के जो दूसरे सोर्सेज हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे सोर्सेज हैं, उससे हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वही ठीक है, ये हमारे देश के लिए हानिकारक हो सकता है। द फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट दिस, इसको कुछ पॉइंट हाईलाइट करते हैं। एडवांटेजेस है हमारे पास क्लीन एनर्जी सोर्स। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये एक क्लीन एनर्जी सोर्स है, रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, बिकॉज रिलायबल देखो कैसे होता है। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये एक दिन में, ठीक है जी, ये एक दिन में आने वाले 1 या 2 साल की एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, जो काम हम महीनों में करेंगे, जो काम हम 2 महीने 3 महीने भी लग जाएंगे, वो काम ये एक दिन में कर देगा। आप समझ लो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो एक दिन में 2 महीने की या 2 साल की एनर्जी को, 2 साल की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, लो कॉस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसकी जो कॉस्ट आएगी ना वो बहुत ही ज़्यादा लो आएगी एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज। डिसएडवांटेजेस क्या है? न्यूक्लियर एक्सीडेंट। देखो, न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है, अगर हम इसको अपने देश में सेटअप करते हैं। बिकॉज आप देख लीजिए, जब दिवाली के दिन होते हैं, पटाखे जलते हैं, आपको किसी ना किसी देश के कोने में से ऐसी खबर आ जाएगी कि वहाँ पर बम वाली फैक्ट्री में आग लग गई जी, है ना। तो ये तो फिर भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट है। ठीक है, सो आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। आप सोच लीजिए कि अगर एक फैक्ट्री का जो वेस्टेज होती है उस पर इतने ज़्यादा मुद्दे बन जाते हैं, तो ये तो न्यूक्लियर वेस्ट है, ठीक है, जिसका वेस्ट भी इतना ज़्यादा खतरनाक होगा, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। सो इसके ऊपर भी जांच पड़ताल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। ठीक है, अगर हम इसको अपने देश में सेटअप करते हैं। एक्सटर्नल डिपेंडेंस, हम अपने देश में दूसरे जो हमारे पास सोर्सेज हैं उन पर हमारी जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो। आगे है हमारे पास एमर्जिंग चैलेंज इन पावर जनरेशन। ठीक है जी, चैलेंज इन पावर जनरेशन, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं या करने पड़ेंगे या कर रहे हैं पावर सिस्टम के। पहला है हमारे पास पावर सिस्टम लोड। सी, जो पावर सिस्टम लोड है वो अपने आप में एक मुद्दा है। ठीक है जी, प्लानिंग कैसी करनी है जनरेशन की, मतलब जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसकी जो प्लानिंग होगी वो भी एक मुद्दा है। जो हम पावर करेंगे, जो पावर बनाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, उसको सप्लाई कैसे करना है और वो कहाँ पर होगी। ठीक है जी, ये भी अपने आप में एक मुद्दा बन जाता है। ग्रिड एफिशिएंसी, देखो ग्रिड क्या होता है, एक प्रोड्यूसर से कस्टमर की ओर, कंज्यूमर की ओर जो पावर की सप्लाई होगी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाता हूँ, मैं रोपड़ में रहता हूँ या पंजाब, मतलब मैं रोपड़ में रहता हूँ, आप चंडीगढ़ में रहते हो, तो रोपड़ से चंडीगढ़ की जो पावर सप्लाई है, जो डिस्टेंस है, उसको कहते हैं ग्रिड। ठीक है, ग्रिड एफिशिएंसी भी मेंटेन करना है, अच्छी क्वालिटी आनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोल्टेज कंट्रोल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है, बिहेवियर ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशंस, अगर कोई फॉल्ट होता है, ठीक है जी, वो कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, उसका क्या बिहेवियर चेंजेस रहते हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए। सिस्टम एडुकेसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हफ्ते में आपको सिर्फ 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बाकी दिन आप डंडे बजाओ। ठीक है, सिस्टम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब
कॉन्टीन्यू सीरीज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन दे दिया दूसरे दिन दी नहीं, मतलब स्टेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। आगे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, बिकॉज आपको इस बारी शॉर्ट नोट्स आएंगे, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पावर जनरेशन के बारे में बताएं, या कैसे ये मतलब इसके जो फेसिस हैं कैसे आए, ठीक है जी, इसकी हिस्ट्री क्या थी, कुछ भी आ सकता है आपको पावर जनरेशन में। सो इसका छोटा सा टॉपिक है वो कवर करते हैं। सिंस 1947 ये एक केस है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये केस है, ये दिल्ली का केस है, ठीक है जी। सिंस 1947 द पावर मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया हैज़ चेंज 4 टाइम। हमारे देश की राजधानी में जो पावर सिस्टम है वो 4 बार चेंज हुआ है। इन 1951 दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज सेटअप। 1951 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सेटअप किया गया। दिस वाज रिप्लेस्ड बाय दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग इन 1958। इसको फिर रिप्लेस कर दिया गया 1958 में। किस में रिप्लेस किया गया? दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग में। इन 1997 दिस वाज सक्सीड बाय दिल्ली विद्युत बोर्ड, ठीक है जी, इसको भी फिर चेंज कर दिया गया 1997 में, 1997 में दिल्ली विद्युत बोर्ड में। एट प्रेजेंट आज के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली, आज के टाइम में दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी की आवाजाही है वो कैसे होती है? विद 2 लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। इसको 2 कंपनीज जो प्राइवेट है वो लीड करती हैं, टाटा पावर लिमिटेड एंड रिलायंस एनर्जी लिमिटेड। ऑल्दो दिस वॉज डन फॉर इम्प्रूविंग, ये क्यों किया गया, प्राइवेटाइज क्यों किया गया? ताकि हमें अच्छी बिजली मिल सके, बट रिजल्ट स्टिल अनसेटिस्फैक्ट्री, अभी भी वही हालात हैं जो पहले थे, ठीक है जी। ये आपका एक दिल्ली का केस है। अगर आपको कोई पावर जनरेशन से कोई भी चैलेंजेस में या फेसिस में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2 मार्क्स में। Let's jump on another topic that is very important topic, health. Health means a sound physical and mental state of individual. Health क्या डोनेट करता है? फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है जी। आपका जो शारीरिक और मानसिक संतुलन है वो बना होना चाहिए। इट डज़ नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी रोग से मुक्त हों, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि आप दिमाग और शारीरिक तौर पर दोनों तरफ से अच्छे हों। गुड हेल्थ इम्प्लाइज, अच्छी सेहत कैसे है? इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी टू हैंडल डिफिकल्ट टास्क, ठीक है जी। अच्छी सेहत हम उसे कह सकते हैं जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके, वेदर इट इज़ रिस्की, वेदर इट इज़ गुड, वेदर इट इज़ रॉन्ग, वट एवर इट इज़, ठीक है जी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, आप कैसे अपनी सेहत को जमा सकते हैं अगर आपका जो शारीरिक क्षमता है वो अच्छी है। या इंक्रीज इन मेंटल एबिलिटी, आपकी जो मेंटल, आपका जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है, मेंटल एबिलिटी आपकी अच्छी है, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद हमारे देश में जो हेल्थ के सेक्टर में तरक्की हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद हमारे देश में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छी हुई हैं। डिक्लाइन इन डेथ रेट, जो हमारी मौत रेट है, डेथ रेट है वो कम हुई है, ठीक है। राइज इन एक्सपेक्टेंसी रेट, बंदे की जो उम्र की जो जीवन की आयु है वो बढ़ी है। एज सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ, कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज़, हम किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है काइंड ऑफ, ठीक है जी, जो कि अभी तक बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स कंट्रीज़, ठीक है। हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डेडली डिजीज़ को। आप एग्जाम्पल ले लीजिए कोविड-19 की। आई थिंक मुझे इसके ऊपर कोई टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है, आई थिंक आप सभी अवेयर होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। देखो मैंने इसको 3 डायग्राम से बांटा है, पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है हमारे पास इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पहला है हमारे पास पब्लिक हेल्थ, आपको इसके पास 2 सेक्टर मिल जाएंगे। पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर, दूसरा है हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स, ठीक है जी। जो मतलब कि आपको अपनी छोटी मोटी दवाई लेने के लिए होते हैं। आपको बुखार हो जाए, आपका क्लिनिक होगा आपके, ठीक है, सिटी में
कोई आपके आसपास आस पड़ोस में, ठीक है, आपकी कॉलोनी में, ठीक है, हॉस्पिटल्स होंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, रूरल हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है जी, गायनाकोलॉजिस्ट होता है हमारे पास, ठीक है, जो वुमेंस के लिए होता है, अनदर वन दैट इज़ हड्डियाँ वाला डॉक्टर, है ना। सो दीज आर अनदर टाइप्स। देन अनदर टॉपिक इज़ प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, ठीक है जी, इसके पास हमारे पास आते हैं साइक्लोनिक्स आ जाते हैं, नर्सिंग होम्स आ जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स आते हैं, क्लिनिक्स आ जाते हैं हमारे पास। अगला है हमारे पास आयुर्वेदा जो होते हैं वो इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं, ठीक है जी, होम्योपैथीज में आ जाती है। सो दीज आर काइंड ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, अगर आपको मैंने PDF ऑलरेडी डाल दिया है अपने सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। Next, jump on the topic that is private sector health infrastructure. More than 70% of hospitals in India are run by private sector. 70% से ज़्यादा या तकरीबन 70% हमारे देश में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। इट आल्सो प्लेज अ डोमिनेट रोल इन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ सर्विसेज, ठीक है जी। मेडिकल टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, डायग्नोसिस भी ज़्यादा है, मैन्युफैक्चर भी ज़्यादा है, सेल ऑफ फार्मासिटीज़ भी ज़्यादा है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा है, मेडिकल सर्विसेज भी ज़्यादा है, ठीक है जी। मतलब कि डोमिनेट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर नॉट असेसिबल टू ऑर्डिनरी पीपल। प्राइवेट सेक्टर जो है आप देख सकते हो कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए नहीं होगा, ठीक है जी। आम व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता। अगर आपके पास अच्छी धनराशि है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट मेडिकल टूरिस्ट टू इंडिया, ठीक है जी। प्राइवेट सेक्टर जो है वो मेडिकल टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है, बिकॉज वहाँ पर हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं, बट वहाँ पर रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है जी। सम इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स भी हैं हमारे पास। परसेंटेज शेयर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम आप देख सकते हो, पब्लिक सेक्टर जो है 26% है, जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है 74% है। मतलब कंक्लूजन क्या निकलना है हमारे पास कि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख सकते हो आप, और जो है पब्लिक हॉस्पिटल्स आप देख सकते हो, ठीक है जी। दे रन प्राइवेट रन हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम्स, दे रन गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सर्विस सेंटर्स, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट चला रही है, ये जो प्राइवेटली चल रहे हैं। प्रेजेंट मोस्टली इन सिटीज़, आपको प्राइवेट सेक्टर मोस्टली हर एक जगह में मिल जाएगा। प्रेजेंट इन बोथ सिटीज़ एंड विलेजेस, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो आपको शहर में और आपको गांव में, दोनों में दिख जाएगा। दे कवर 70% ऑफ हॉस्पिटल्स, 2/5 ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, 80% ऑफ OPD, 46% ऑफ inpatient. They cover 30% of hospitals, 3/5 of hospital beds, 20% of OPD, 54% of inpatient. आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो, देख लीजिए कि किस में क्या है, किस में क्या नहीं है। दे प्रोवाइड मेडिकल टूरिज्म, ये मेडिकल टूरिज्म भी प्रोवाइड करता है। दे नॉर्मली ट्रीट इंडियन पेशेंट्स, और गवर्नमेंट जो है वो हमारे देश के लोगों को ही क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। सो दीज आर कंपैरिजन, दीज आर डिफरेंस जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में है, ठीक है। नेक्स्ट जंप ऑन द टॉपिक दैट इज हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज। आज के टाइम पे हेल्थ जो है एक चैलेंज है, वो कैसे है? पुअर मैनेजमेंट है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप कोविड में टाइम के आपके पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपको दिल दहलाने वाली होंगी। तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, नो डाउट जो हेल्थ सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं कोविड के टाइम। बट अगर कोविड के पहले देखा जाए तो पुअर मैनेजमेंट थी हेल्थ में, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता था। बजट में भी हेल्थ को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी जैसे कोविड के बाद दी जा रही है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन 70% अभी हमने देखा, 70% तो डोमिनेट कर रहा है प्राइवेटाइजेशन में, है ना। पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस, ठीक है। जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, उसमें जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है एज़ कम्पेयर टू अदर। पुअर सैनिटेशन लेवल, जो साफ़ सफाई का है, कोविड-19 के पहले अगर हम देख लें, कोविड-19 में तो चलो अभी
देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर में, जितना पहले नहीं था। सैनिटेशन प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा होती थी, टॉयलेटरीज कितनी ज़्यादा गंदी होती थी, साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता था, तो ये पुअर सैनिटेशन लेवल था। अगर हम देखा जाए चैलेंजेस थे हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट जंप ऑन द टॉपिक, दैट इज़ अ स्टेटमेंट जो आपको आ सकता है शॉर्ट नोट में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ अ बेसिक ह्यूमन राइट। हेल्थ इज़ फंडामेंटल ह्यूमन राइट ऑफ इनडिसिप्लिन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ अदर ह्यूमन राइट्स। ये भी एक ह्यूमन राइट है, जैसे कि कुछ और ह्यूमन राइट्स हैं एक व्यक्ति के पास, हेल्थ भी एक ह्यूमन राइट है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटाइटल्ड टू द एंजॉयमेंट ऑफ हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ कंड्यूसिव टू लिविंग अ लाइफ इन डिग्निटी। हर एक व्यक्ति को हक है कि वो अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, अपनी एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सके, अपनी एक डिजीज फ्री लाइफ को व्यतीत कर सके। मोर ओवर द राइट टू हेल्थ इंक्लूड सर्टन कॉम्पोनेंट विच आर लीगली इन्फोर्सेबल। ये माना जा सकता है और ये माना भी किया है कि हेल्थ को हमारे देश में एक राइट घोषित कर दिया गया है, बिकॉज ये एक लीगल इन्फोर्सेबल मूवमेंट है। हेल्थ अ बेसिक ह्यूमन राइट, द WHO कॉन्स्टिट्यूट 1946 द हाइएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। WHO ने 1946 में ये साफ साफ कहा है कि हर एक व्यक्ति को हक है अपनी ज़िंदगी को जीने का और अपनी अच्छी से अच्छी हेल्थ को लेने का। द राइट टू हेल्थ मस्ट बी इंजॉयड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, एज, ठीक है, ऑन एनी अदर स्टेटस, ठीक है। WHO ने ये कहा है कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो काला है, गोरा है, क्या एज है, वो अमीर है, वो गरीब है, वट एवर इट इज़, उसको अच्छी सेहत प्रदान करनी, ये हेल्थ का मेन मोटिव होना चाहिए। Indian system of medicine, our last topic is ISM, Indian system of medicine. The Indian system of medicine and homeopathy, ISM and H, consists of Ayurveda, Siddha, Unani and homeopathy and therapies such as yoga and nutrology. सो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन किस पर डिपेंड है? हमारे जो पुराने सिस्टम है, हमारे जो पुराने मेथड्स हैं उस पर डिपेंड करता है, एंड जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ अ कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न एंड एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ एनिशेंट, ठीक है। सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिशेंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है जी। सो ये तो थे हमारे टॉपिक्स जो हमने आज कवर किए, यहीं पर ही आपका चैप्टर ओवर होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट हेसिटेट, आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां आपका दिल करे आप मेरे को वहां मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताने के लिए तैयार हूँ। सो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। सो थैंक यू सो मच, एंड पेपर आ रहे हैं आपके, सो प्लीज़ तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।